हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 8 नाटक के अंतर्गत चंद्रगुप्त नाटक के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियाँ दी। इनकी प्रकाशित कृतियाँ निम्न हैं। काव्य में प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध। नाटक एकांकी में उर्वशी, चंपू, सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अग्निमित्र। रचना समग्र में जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली 4 खंडों में, जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली 7 खंडों में। चंद्रगुप्त हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इतिहास की 3 घटनाओं का उल्लेख है। पहला, अलछेंद्र का आक्रमण, दूसरा, नंदकुल की पराजय, तीसरा, सेल्यूकस का पराभव। नाटक 4 अंकों में विभाजित है। नाटक के प्रथम अंक में 11 दृश्य है। शुरुआत तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंघरन। दूसरे अंक में 10 दृश्य है। इसकी शुरुआत उद्भांत में सिंधु तट पर ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया। तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं। इसकी शुरुआत विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलता हुआ। चौथे अंक में 14 दृश्य है। इसकी शुरुआत मगध में राजकीय उपवन में कल्याणी। नाटक में 13 गीत हैं। आइए देखते हैं इसके उद्देश्य को। प्रसाद का उद्देश्य पराधीनता से मुक्ति के लिए प्रदेशों, क्षेत्रों, जातियों, धर्मों आदि की निजताओं, स्वातंत्र्य कामनाओं और अहंताओं को भुलाकर विशाल आर्यावर्त को स्वाधीन और अजेय बनाना है। इस नाटक में नाटक, राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम का भाव देखने को मिलता है। नाटक में अतीत के कथाचित्रों के द्वारा वर्तमान के संकट को समझने की कोशिश की गई है। यह नाटक त्याग और त्याग से सिद्ध हुए राष्ट्रीय एकता की कहानी भी कहता है। इसमें विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय की बात उठाई गई है। यह नाटक प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान की कहानी भी कहता है। इसके पात्रों को देखते हैं। पुरुष पात्र में चाणक्य, विष्णुगुप्त, मौर्य साम्राज्य का निर्माता, चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट, नंद, मगध सम्राट, राक्षस, मगध का अमात्य, वररुचि, कात्यायन, मगध का अमात्य, सक्टार, मगध का मंत्री, आम्बिक, तक्षशिला का राजकुमार, सिंघरन, मालव, गणमुख्य का कुमार, पर्वतेश्वर, पंजाब का राजा पोरस, सिकंदर, ग्रीक विजेता, फिलिप्स, सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति, चंद्रगुप्त का पिता, एनीसा क्रिटीज, सिकंदर का सहचर, देवबल, नागदत्त, गणमुख्य, मालव गणतंत्र के पदाधिकारी, साइबर टीयर्स, मेगास्थनीज, यवनदूत, गांधार नरेश, आम्बिक का पिता,
सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति, दांडायन एक तपस्वी। नारी पात्र में अलका तक्षशिला की राजकुमारी, सुवासिनी सक्टार की कन्या, कल्याणी मगध राजकुमारी, लीला कल्याणी की सहेलियां, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी, कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, एलिस कार्नेलिया की सहेली। आइए देखते हैं इसके कथासार को। प्रथम अंक, प्रथम दृश्य। तक्षशिला गुरुकुल में नाटक के 5 प्रमुख पात्रों का दर्शन होता है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरन, अलका, आंबिक, इन पांचों की चारित्रिक विशेषताएं यहाँ संकेत में मिल जाती है। चाणक्य चंद्रगुप्त और सिंहरन के साथ वार्तालाप करके राष्ट्र के ऊपर आने वाली भावी संकटकालीन स्थिति की ओर संकेत करता है। उस समय की राजनैतिक शिक्षा संबंधी एवं राजनीति में स्त्रियों की स्थिति के विषय में भी हमें आभास मिलता है। इसी दृश्य में ब्राह्मणत्व पर गर्व करने वाले चाणक्य की राजनैतिक दूरदर्शिता, उद्देश्य एवं बुद्धि की कुशलता के भी दर्शन होते हैं। सिंहरन के ये वाक्य की शीघ्र भयानक विस्फोट होगा, आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा ही शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती है। राजकुमार और वीर हृदय मयूर से नाचे, तब आओ देवी स्वागत। उस वीरता, धीरता, गंभीरता आदि के सूचक होने के साथ साथ उस समय के विद्यार्थियों का राजनीति में भाग लेने की स्थिति का भी आभास होता है। वीर चंद्रगुप्त का कथन, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता है। आत्मसम्मान के लिए ही मर मिटना ही दिव्य जीवन है। उसका गौरवादर्श एवं आत्मसम्मान व आत्मविश्वास का द्योतक है। इसके साथ ही साथ सिंहरन के प्रति अलका के प्रेम का आकर्षण, उसकी निष्कपटता और राष्ट्रीय भावना का संकेत भी मिलता है। आंबिक के ये शब्द, बस दुर्धर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है? तुम सब कुचक्र में लिप्त हो। चुप रहो अलका, ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए। उसकी उदंडता, दुर्विनीतता, देशद्रोह की भावना एवं अलका के विचारों से विषमता के द्योतक है। घटना रूप में सिंहरन और आंबिक के साथ झड़प और चाणक्य और आंबिक की बातचीत, चंद्रगुप्त का सिंहरन के प्रति मित्रता का व्यवहार, अलका और सिंहरन का स्निग्धतापूर्ण वार्तालाप मुख्य घटनाएं हैं। द्वितीय दृश्य। इस दृश्य में मगध सम्राट नंद के विलास कानन का दृश्य उपस्थित किया गया है। विलासी नंद वसंतोत्सव पर अपनी विलासी प्रवृत्ति का नग्न चित्र उपस्थित करता है। मदिरापान की अधिकता एवं राग रंग की बहुतायत से ऐसा प्रतीत होता है मानो मगध का प्रख्यात शासक नंद पूर्ण रूप से आमोद प्रमोद एवं विलास के पंख में निमज्जित है, जो उसके विनाश की पूर्व सूचना ही है। इसी दृश्य में कला कुशल संगीत प्रेमी राक्षस की कुलीनता का भी परिचय होता है और वह अमात्य पद के लिए चुन लिया जाता है। सुवासिनी असहाय होकर नृत्य संगीत को अपने निर्वाह के लिए चुनकर नंद के आश्रम में रहने लगती है और राक्षस के प्रति उसके प्रेम का सूत्रपात यही होता है। सम्राट नंद के वाक्य, तुम सुंदरी हो परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। मैं ब्रह्मशस्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से मरता हूँ। मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। उसकी विलासिता एवं उसके पतनोन्मुख चरित्र की सीमा है, यह नाश का पूर्व संकेत है। तृतीय दृश्य। पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर में चाणक्य अकेला दिखाया जाता है।
भावुक चाणक्य अपने जन्म स्थान को देखकर अपने पिता तथा सक्टार के वंश पर राजकीय विपत्तियों का संकेत पाकर विषय की दिशा का दृढ़ निश्चय करता है। राज्य उलट देने का उसका आवेश एवं उदासीन होकर जीवन व्यतीत करने का निश्चय, ये दोनों प्रवृत्तियाँ उसके मानसिक द्वंद्व की सूचक है कि शैशव काल की स्मृति उसकी हार्दिक भावना का संकेत देती है। घरों को पशु की खो कहकर उसका संकोच बौद्ध धर्मानुयायी नंद को ब्राह्मण जाति के प्रति उसकी उपेक्षा की प्रवृत्ति चाणक्य के हृदय में विरोध एवं प्रतिकार की भावना का बीजारोपण करती है। चतुर्थ दृश्य, कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन के पथ में राक्षस और सुवासिनी मिलते हैं और अपने जीवन के मधुमय भविष्य की रूपरेखा एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। सुवासिनी अपना अविचल प्रेम राक्षस के प्रति प्रकट करती है। राक्षस पहले तो नंद और सुवासिनी के बीच का रोड़ा बनने में राजकोप का अनुभव करके भयभीत होता है। बाद में प्रेम की बलि वेदी पर मर मिटने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर सुवासिनी के कथनानुसार ही बौद्ध मत का समर्थक बनने को तत्पर हो जाता है। तभी राजकुमारी कल्याणी अपनी सखी नीला के साथ आती है, जो उसे तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की सूचना देती है। साथ ही नंद की क्रूर और विलासिनी प्रवृत्ति का संकेत भी मिलता है। उसी उपवन में दो ब्रह्मचारियों का प्रवेश होता है। उनके वार्तालाप भी मगध राज की अत्याचारी प्रवृत्ति और विलासिता की ही पुष्टि करते हैं। साथ ही स्वतंत्र गणतंत्रों में प्रजा की खुशहाली का भी संकेत देते हैं। उनके जाने के पश्चात अहेरी चीते के भाग निकलने की घटना से विद्याध्ययन करके लौटे हुए चंद्रगुप्त का साक्षात्कार भी ऐसी विपन्नावस्था में राजकुमारी कल्याणी से होता है। पंचम दृश्य, इस दृश्य का स्थान मगध में नंद की राजसभा है। अमात्य राक्षस के साथ साथ नंद को तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों के शिक्षा पूर्ण करने की सूचना मिलती है। वरिष्ठ मंत्री वररुचि की तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रति सम्मानपूर्ण भावना प्रकट होती है। उसी सभा में चाणक्य का प्रवेश होता है, जो राज्य को आने वाले संकट की चेतावनी देता है। वह ब्राह्मण धर्म की पुष्टि करता हुआ बौद्ध धर्म की शिक्षा, मानव व्यवहार और राष्ट्र रक्षा के लिए अधूरी बतलाता है। उसने यह भी बताया कि उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक का कार्य करके मगध राज्य का सम्मान बढ़ाया है। इसी समय वह अपने साहस एवं दूरदर्शिता से नंद को बतलाता है कि आने वाले यवन आक्रमण में मगध को पर्वतेश्वर को सहयोग प्रदान करना चाहिए। कल्याणी के कथन से यह बात ज्ञात होती है कि पर्वतेश्वर ने कल्याणी के साथ शूद्रवंशी और विशल होने के कारण विवाह संबंध स्वीकार नहीं किया। वह इस अपमान का बदला लेना चाहती है। अंत में चाणक्य के उद्धत कथनों से नंद उसे विद्रोही ब्राह्मण कहकर निकालने की आज्ञा देता है। चंद्रगुप्त गुरु के सम्मान की रक्षा करना चाहता है। नंद चाणक्य की चोटी खिंचवा कर सभा से निकलवाता है। तभी चाणक्य नंदकुल के उन्मूलन की प्रतिज्ञा करता हुआ वहां से निकलता है। षष्ठ दृश्य, इस दृश्य में सिंधु तट पर अलका, मालविका और सिंघरन मंच पर आते हैं। मालविका उद्भ्रांत का एक चित्र अलका को देती है। उसी को छीनने के लिए एक यवन गुप्तचर आता है, पर अलका प्राणपण से उसे ना देने का दृढ़ निश्चय करती है। जैसे ही यवन सैनिक शक्ति प्रयोग करना चाहता है, सिंघरन का प्रवेश होता है। हल्का सा असी कौशल दिखाया जाता है। सिंघरन घायल होता है, पर यवन सैनिक सिंघरन के प्रबल पराक्रम से अभिभूत होकर भाग जाता है। तभी पूर्व योजना के अनुसार सिंघरन चित्र व मालविका को साथ लेकर पुल की ओर चला जाता है। पुनः यवन सैनिक के साथ कई और सैनिक आते हैं।
और अलका को राजद्रोही सिद्ध करके बंदी बनाना चाहते हैं, पर अलका स्वतः ही बंदी होकर गांधार नरेश के पास जाती है। सप्तम दृश्य। स्थान मगध का बंदी गृह है। राष्ट्रीय कल्याण एवं संपूर्ण आर्यावर्त के गौरव की रक्षा में चिंतित बंदी चाणक्य दिखाया जाता है। बंदी अवस्था में वह पिंजड़े में बंद सिंह और घायल सर्प के समान ही आत्मगत फुफकारे ही करता है। इस अवस्था में उसका यह प्रण कि दया न किसी से मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा, उसकी कठोरता एवं परिस्थिति जन्य निष्ठुरता का द्योतक है। बंदीगृह में ही यह सोचकर कि बंदीगृह में पड़ा हुआ चाणक्य झुक जाएगा, वर रुचि और अमात्य राक्षस समझाने के लिए आते हैं, पर वह अपनी दूरदर्शिता से कह देता है कि जाना तो चाहता था तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं, और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। पुनः वर रुचि के साथ उसका हल्का सा विवाद होता है और वह व्याकरण होने से अधिक जीवन में कर्मठ होना पसंद करता है। उसी समय चंद्रगुप्त आकर चाणक्य को बंधन मुक्त करता है। अष्टम दृश्य। स्थान गांधार नरेश का प्रकोष्ठ है। राजा, अलका, आंबिक तीनों ही मंच पर आते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति की झलक दिखाते हैं। अलका बंदी रूप में राजा अर्थात अपने पिता से न्याय कराने के लिए आती है। वह कहती है कि मैं अपराधिनी हूँ, दंड मिलना चाहिए। अंत में अलका राष्ट्रीय प्रेम की चिंगारी की अभिव्यक्ति करती हुई और अपने भाई को कुलद्रोही बतलाती हुई राष्ट्र रक्षा के लिए पिता से आज्ञा मांगकर घर बार छोड़कर चल देती है। नवम दृश्य। इस दृश्य का स्थान पर्वतेश्वर की राजसभा है। इसमें केवल चाणक्य और पर्वतेश्वर का वार्तालाप ही है। चाणक्य बड़े बुद्धि कौशल से पर्वतेश्वर को बता देता है कि आने वाली विपत्ति संपूर्ण आर्यावर्त के लिए हानिकारक है और कुमार चंद्रगुप्त शुद्ध क्षत्रिय रक्त का है। आर्य क्रियाओं के लोप हो जाने से ही पिपली कानन के मौर्यों को वृषलत्व मिला है। उसे यह भी विश्वास है कि ब्राह्मण में व्यक्ति को देखकर उसके संस्कार करने की भी क्षमता है। चाणक्य की उद्दत बातों से उद्दीप्त होकर पर्वतेश्वर चाणक्य को अपनी राज्य सीमा से निकल जाने को कह देता है। दसम दृश्य। स्थान कानन पथ है। प्रारंभ में अलका और सेल्यूकस की भेंट होती है। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं। इस कथन में अलका की स्वदेश भक्ति टपक रही है। सेल्यूकस द्वारा निकट गई कहे जाने पर उसकी वासनात्मक प्रवृत्ति की सूचना मिलती है। पुनः चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। पुनः व्याघ्र की घटना से चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का साक्षात कराया गया है। व्याघ्र से अपनी रक्षा सेल्यूकस द्वारा हुई जानकर चंद्रगुप्त उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को यवन सेनापति के साथ साथ बातें करते हुए देखकर अलका के मन में संदेह होता है और वह खड़ी हो अनमनस्क होकर महात्मा दंडायन के आश्रम में जाती है। एकादश दृश्य। यह इस अंक का अंतिम दृश्य है। स्थान सिंधु तट पर महात्मा दंडायन का आश्रम है। भारतीय महान दार्शनिक दंडायन अपनी कुटिया के आगे बैठे हुए प्रकृति से बातें करते हैं। तभी यवन सैनिक एनिसा क्रिटिस का प्रवेश होता है। दोनों की बातचीत होती है। महात्मा दंडायन सिकंदर के प्रभाव और शक्ति से अभिभूत नहीं होते। वे यवन सैनिक को ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे उसे मालूम हो जाए कि भारतीय कितने बड़े दार्शनिक और साहसी होते हैं। वे निर्भीकता से सिकंदर के पास ना जाने को कह देते हैं। तभी अलका, चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रवेश होता है। अलका अपनी शंका प्रकट करती है। चंद्रगुप्त कृतज्ञता का बंधन अमोघ होता है कहकर उसकी शंका का समाधान करता है।
पुनः सिकंदर के साथ सेल्यूकस, कार्नेलिया, एनिसाक्रिटीज का प्रवेश होता है। उसके साथ हुए वार्तालाप से भी महात्मा डांडायन की साहसी एवं निडर प्रवृत्ति की सूचना मिलती है। चंद्रगुप्त को देखकर तेजस्वी युवक सिकंदर के लिए स्वाभाविक ही है। अंत में डांडायन भारत के भावी सम्राट के विषय में भविष्यवाणी करते हैं और दृश्य समाप्त हो जाता है। द्वितीय अंक, प्रथम दृश्य। इस दृश्य में फिलिप्स और सेल्यूकस और कार्नेलिया, चंद्रगुप्त और सिकंदर आदि कई विपक्षी हैं जिनका परिचय हमें प्रथम अंक के सभी दृश्यों में मिल चुका है। प्रारंभ में एकाकी कार्नेलिया सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर में बैठी है। उसका हृदय भारत की प्राकृतिक शोभा से विमुग्ध है। वह भारत भक्ति का गीत अरुण यह मधुमय देश हमारा बड़ी तल्लीनता से गाती है। उसी समय दुष्प्रवृत्ति वाला फिलिप्स शिविर में प्रवेश करता है। वह अपनी कलुषित मनोवृत्ति को अभिव्यक्त करता है। कार्नेलिया उसे ठुकराती है। अंत में वह कामाभिभूत होकर उसके ऊपर अत्याचार करना चाहता है। तभी चंद्रगुप्त प्रवेश करके उसका त्राण करता है। पुनः मंच पर सिकंदर आता है जो चिंतामग्न दिखाई देता है। तभी फिलिप्स, आम्बिक, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त को अपनी सहायता का लोभ देना चाहता है, पर वह स्वाभिमानी, साहसी, वीर क्षत्रिय शत्रु के शिविर में ही मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परंतु यवनों लुटेरों की सहायता से नहीं। लूट के लोभ से हत्या व्यवसायियों को एकत्र करके उन्हें वीर साहसी कहना रण कला का उपहास करना है। अनार्य, देशद्रोही आम्बिक चंद्रगुप्त रोटियों के लालच से या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। अंत में वह आम्बिक, फिलिप्स, एनिसाक्रिटीज को घायल करता हुआ शिविर से बाहर हो जाता है। द्वितीय दृश्य। स्थान झेलम तट का वन पथ है। पहले चंद्रगुप्त, चाणक्य और अलका का प्रवेश होता है। ये तीनों सिंहरण की प्रतीक्षा करते हुए बातचीत करते हैं। चाणक्य का सिंहरण के आगमन पर पूर्ण विश्वास है। उसी समय सिंहरण गांधार नरेश को सहारा देते हुए लाता है। अलका को अपने पिता से साक्षात होता है। पुनः भावी योजना के विषय में चाणक्य बताता है कि सिंहरण और अलका का नट नटी एवं चंद्रगुप्त को सपेरा और ब्रह्मचारी बनना होगा तथा परमेश्वर की सेना में तुम सबका कार्य व्यापार होगा। उसी सेना में मगध राजकुमारी कल्याणी पुरुष वेश धारण करके अपनी पृथक छावनी डाले हुए है। वहीं पुरुष वेश में कल्याणी और पर्वतेश्वर की बातचीत होती है। पुनः नट नटी और सपेरे के वेश में सिंहरण, अलका और चंद्रगुप्त की आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। यही दृश्य समाप्त होता है। तृतीय दृश्य। स्थान युद्ध क्षेत्र है। पर्वतेश्वर का सेनापति से यह कहना, मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा, युद्ध की संघर्षता को केवल प्रकट करता है। उसी समय वेश बदलते चंद्रगुप्त और कल्याणी प्रवेश करते हैं। उनके वार्तालाप से केवल यह प्रकट होता है कि कल्याणी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और चंद्रगुप्त को देश की दुर्दशा के प्रति चिंता है। वे पुनः युद्ध करते हैं। सेल्यूकस और पर्वतेश्वर का प्रवेश। पर्वतेश्वर को अपने सूरवीरों की ओज भरी वक्तृता देना युद्ध के अनुकूल ही है, पर थोड़ी देर पश्चात वह सिकंदर से संधि स्वीकार कर लेता है। पर्वतेश्वर के पतन में सहायक न होने पर राजकुमारी कल्याणी छंद वेश उतार कर यह कहते हुए चली जाती है, तुम्हारे पतन में सहायक ना हो सकी, बड़ी निराशा हुई। अंत में घायल सिंहरण और अलका को आम्बिक आकर बंदी बनाता है और उन्हें सिकंदर की सहमति से पर्वतेश्वर के शिविर में रखा जाता है। चतुर्थ दृश्य। स्थान मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश है। प्रारंभ में कोमल कल्पनामयी मालविका और अतृप्त चंद्रगुप्त की बातचीत होती है। चंद्रगुप्त स्निग्ध भावना से यह कहकर कि रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूँ तो कोई हानि नहीं होगी, प्रकट होता है। तभी चाणक्य का प्रवेश होता है।
वह चंद्रगुप्त को ऐसी कोमल और असामयिक बातों से वर्जित करके यवन सेना की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करता है। यह ज्ञात हो जाता है कि मगध की कई लाख सेना को सुनकर सिकंदर के सिपाही विद्रोह कर देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रतिकार करते हैं। इधर चाणक्य की ओर से मालवों को अपनी ओर मिलाने का पूर्ण प्रयत्न हो रहा है। चंद्रगुप्त शूद्रकों की सेना का सेनापति बनता है। अंत में मालविका और चंद्रगुप्त के वार्तालाप से दृश्य समाप्त होता है। पंचम दृश्य स्थान बंदी गृह है। घायल सिंघरन और अलका का वार्तालाप होता है। अलका सिंघरन को यह बता देती है कि बंदी होना आचार्य चाणक्य को ज्ञात है। मालवों पर आक्रमण होने से निश्चिंतता इसलिए प्रकट होती है। शूद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। उन दोनों की सम्मिलित सेना का सेनापति चंद्रगुप्त आक्रमण का प्रतिरोध करेगा। वीर हृदय सिंघरन युद्ध की बात सुनकर हर परिस्थिति में वहां पहुंचने के लिए लालायित होता है। वह अलका से कोई युक्ति निकालने के लिए कहता है। यहाँ तक भी सूचना मिल जाती है कि पर्वतेश्वर और आंबिक में संधि हो गई है। सिंघरन के इस कथन से कि अलका तुम पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनोगी, अच्छा होता है कि इससे पहले मैं ना रह पाता, उसका अलका के प्रति प्रेम भी व्यक्त हो जाता है। अंत में अलका पर्वतेश्वर के साथ चाणक्य की आज्ञा से प्रणय का स्वांग रचकर उसे सिकंदर को भावी आक्रमण में सहायता न देने के लिए बाध्य कर देती है और वह अपने इसी कपटपूर्ण प्रेम के बल पर सिंघरन को मुक्त करा देती है। षष्ठ दृश्य। इस दृश्य में मालवों के स्कंदावार में युद्ध परिषद का आयोजन होता है। मालव और शूद्रकों की सम्मिलित सेना का सेनापति प्रारंभ में नागदत्त आदि के विरोध करने पर भी सिंघरन की अभिलाषानुसार चंद्रगुप्त बनाया जाता है। व्यासपीठ से चाणक्य का वक्रता और ओजपूर्ण व्याख्यान होता है, जिसमें यह भी संकेत मिल जाता है कि यवन सहायता के लिए पर्वतेश्वर की सेना नहीं आएगी। यवन सेना में विद्रोह भी हो गया है। सप्तम दृश्य। यह दृश्य बहुत ही छोटा है। पर्वतेश्वर के प्रसाद में अलका और पर्वतेश्वर अपनी विषम समस्या को अलका के सम्मुख रखता है, क्योंकि वह अपनी प्रियसी अलका के सम्मुख तो मालवा युद्ध में भाग लेने के लिए प्रतिश्रुत हो चुका है। उधर सिकंदर ना 8 सहस्त्र अश्वारोही मांगे हैं। ऐसी स्थिति में ही अलका समझा देती है कि सिकंदर के साथ संधि नहीं हुई है, पराधीनता को स्वीकार किया गया है। पर्वतेश्वर 1000 अश्वारोहियों को लेकर सिकंदर की ओर जाने की योजना बनाता है। उसी समय अलका वहां से निकल भागने की योजना निश्चित कर लेती है। अष्टम दृश्य। रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। बातचीत में युद्धानुकूल वातावरण की शीघ्रता प्रकट होती है। इसी समय सिंघरन का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त उससे यवनों की जल सेना पर आक्रमण करने को इसलिए कहता है जिससे उनकी सम्राटी नष्ट हो जाए। उसी समय मालविका अलका को आकर यह सूचना देती है कि पर्वतेश्वर प्रतिज्ञा भंग करके सिकंदर की सहायता को आया है। सिकंदर के दूत को निरादृत करके सिंघरन लौटा देता है। अंत में सिंघरन और चंद्रगुप्त के वार्तालाप से भारतीय राजनीति की यवन राजनीति से श्रेष्ठता सिद्ध होती है और इस समय चंद्रगुप्त सिंघरन को यवन राजनीति से लड़ने के लिए सलाह देता है। नवम दृश्य। कल्याणी आर्य चाणक्य से मगध लौटने की आज्ञा मांगती है, पर मनोविज्ञान का पंडित चाणक्य उसे चंद्रगुप्त के प्रेमपूर्ण हृदय को ठेस लगने का भय दिखाकर रोक लेता है। उसी समय राक्षस का प्रवेश होता है और उसे वह भावी भय की आशंका दिखाकर उसकी राज्य भक्ति अथवा मगध के प्रति प्रेम को उत्तेजित करते हुए एवं आशंका उत्पन्न करके रोक लेता है। इन दोनों के यहाँ रहने में ही उसे लाभ होने की संभावना है। दशम दृश्य।
यह द्वितीय अंक का अंतिम दृश्य है। मंच पर मालव दुर्ग का भीतरी दरवाजा दिखाया जाता है। अलका और मालविका का वार्तालाप होता है। दोनों स्त्रियों की बातचीत में स्त्री सुलभ प्रवृत्तियां प्रकट होती है। अलका में पुरुषोचित पौरुष विद्यमान है, तभी तो वह आयुध रखने के लिए आग्रह करती है। मालविका का हृदय कोमलता और दया से परिपूर्ण है, तभी तो वह कहती है, मैं डरती हूँ, रक्त की प्यासी छुरी अलग करो अलका, मैंने सेवा व्रत लिया है। तभी शीघ्रता से सिकंदर और सिंघरन एक दूसरे पर वार करते हुए प्रवेश करते हैं। यवन राज सिंघरन के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। सिंघरन सिकंदर को प्राणदान देकर छोड़ देता है। पीछे से यवन सेना दुर्ग द्वार तोड़ती हुई भीतर प्रवेश करती है। सिंघरन वीरता एवं उत्साहपूर्वक मालवकों को विश्वस्त कराता है। उसी समय चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का प्रत्याघात करते हुए प्रवेश होता है। अंत में कृतज्ञता का बोझ हल्का करने के लिए चंद्रगुप्त उसे भी छोड़ देता है। तृतीय अंक, प्रथम दृश्य। स्थान पश्चिमी सीमा तट ही है। राक्षस एकाकी भाव से भावों में खोया हुआ दिखाया जाता है। उसी समय एक चर का प्रवेश होता है जो चाणक्य की योजना के अनुसार बतलाता है कि नंद ने आपसे मिलकर कुचक्र रचने के कारण सुवासिनी को अभियुक्त बनाकर कारागार में डाल दिया है और विद्रोह के अपराध में राक्षस को बंदी बनाकर लाने वाले को पुरस्कार की घोषणा कर दी है। पुनः राक्षस राजसेवा को विश्वासघातनी बताता हुआ धिक्कारता है। इसी समय पूर्व योजना के अनुसार एक सैनिक आकर बंदी बनाने का प्रयत्न करता है। तत्क्षण पूर्व सैनिक का वर्णन करते हुए अन्य कई सैनिक आते हैं और राक्षस के शरीर की रक्षा करते हैं। राक्षस चाणक्य की विलक्षण बुद्धि से पराभूत होता है। उसे संक्षेप रूप में बताया जाता है कि रावी तट पर विशाल शिविर में सिंघरन और अलका का विवाह होगा और सिकंदर ने भी उस वीर रमणी एवं माम्भिक की बहन को देखने के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। द्वितीय दृश्य। स्थान रावी तट पर उत्सव शिविर में है। पर्वतेश्वर एकांत में अलका द्वारा किए गए अपमान पर खींचता है और मृत्यु का वरण करना चाहता है। इसी समय चाणक्य आकर उसे आत्महत्या रूपी घृणित कार्य करने से रोकता है। यहाँ ही पर्वतेश्वर चंद्रगुप्त की महत्ता स्वीकार करता है। साथ ही पर्वतेश्वर में यवनों में प्रतिरोध लेने के लिए आशा का संचार होता है। अपनी बेटी अलका का शुभ विवाह अपनी बूढ़ी आंखों से देखने के लिए गांधार नरेश का प्रवेश होता है। वहीं पर कार्नेलिया और चंद्रगुप्त की दो बातें हो जाती है। फिलिप्स प्रवेश करके चंद्रगुप्त से अभिभूत होता है। राक्षस और चाणक्य की बातचीत होती है और वह राक्षस के कोमल अंक पर प्रहार करके वाक्चातुर्य से उनकी अंगुलियां मुद्रा ले लेता है। कल्याणी मगध की ओर प्रस्थान करती है। तृतीय दृश्य। रावी के तट पर यवन सेनापति सिकंदर को विदा करने के लिए चाणक्य, पर्वतेश्वर, सिंघरन, अलका, मालविका, आम्भिक आदि उपस्थित होते हैं। सिकंदर चंद्रगुप्त को सम्राट होने से पूर्व बधाई देता है। अंत में चाणक्य को धन्यवाद प्रदान करता हुआ सिकंदर यह कहता है, मैं तलवार खींचे भारत में आया और हृदय देकर जाता हूँ। चाणक्य की मंगल कामना के साथ दृश्य समाप्त होता है। चतुर्थ दृश्य। पथ में राक्षस को यथातथ्य वस्तु स्थिति का भान होता है। चाणक्य का रचा हुआ यह सब षड्यंत्र वह समझ लेता है। सिंघरन और अलका का प्रवेश भी मगध सम्राट शासन की चिंता में होता है। पर्वतेश्वर स्वप्रतिज्ञानुसार मगध जाने के लिए तैयार होता है। दूर की सूझ रखने वाला चाणक्य चंद्रगुप्त को मगध जाने से रोक देता है। उसी समय फिलिप्स का द्वंद्व युद्ध के लिए चंद्रगुप्त को आह्वान मिलता है। अंत में चाणक्य सभी को आश्वस्त कर देता है। पंचम दृश्य। नंद की रंगशाला। नंद और सुवासिनी का वार्तालाप होता है। नंद का हृदय भी आशंकित हो रहा है, इसलिए दुखी है। उसके कथन से यह सूचना मिलती है कि उसने सेनापति मौर्य को आजीवन अंधकूप का दंड दिया है। नंद को राक्षस का अभाव खटकता है, इसलिए मदिरा पान करके वह उन्मत्त होता है। साथ ही वह भी स्पष्ट हो जाता है कि सुवासिनी प्रत्यक्ष रूप से राक्षस को प्रेम करती है। नंद के घृणित विचारों की सीमा में वह नहीं आ सकती। संकट के समय पर
प्रेमी अमात्य राक्षस अंत में सुवासिनी की रक्षा करता है। षष्ठ दृश्य। इस दृश्य में कुसुमपुर के प्रांत भाग में मगध के शासन के परिवर्तन का परोक्ष प्रयत्न दिखाई देता है। चाणक्य मालविका को नृत्य कला के आश्रय से नर्तकी बनाकर नंद को रंगशाला की ओर राक्षस की मुद्रा से मुद्रित जाली पत्र भेजता है। चाणक्य को मगध के विजय करने में पूर्ण विश्वास है। कुसुमपुर को देखकर उसकी बाल स्मृतियाँ सजग होती है और वह एक लंबा स्वगत कथन कह डालता है। वहीं पर एक सुरंग तोड़कर अंधकूप से सक्टार का निष्कासन होता है। सक्टार की वेदना भरी अभिव्यक्ति के बाद सक्टार और चाणक्य मगध शासन को उलट देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। सप्तम दृश्य। राज मंदिर के प्रकोष्ठ में विचार मग्न नंद एकाकी दिखाया जाता है। उसी समय वह रुचि के साथ चंद्रगुप्त की माता अपने पति और पुत्र के प्रति न्याय की याचना नंद से करने आती है, पर वह उसकी नहीं सुनता। रोजबरी सेनापति मौर्य की पत्नी नंद को जारज पुत्र और रक्त रंगे हाथों में महापदम नंद को हत्यारा कहती है। नंद उसे अपमानित करना चाहता है, वह रुचि उसकी रक्षा करना चाहता है। तभी नंद उन दोनों को भी षड्यंत्रकारी समझकर बंदी करवा देता है। इसी समय अमात्य राक्षस की मुद्रा वाला जाली पत्र प्राप्त होने की सूचना मिलती है। इसी आरोप में मालविका भी बंदी की जाती है। अंत में नंद विचलित भाव से सोचता हुआ मंच पर रह जाता है। अष्टम दृश्य। कुसुमपुर के प्रांत भाग के पथ में पर्वतेश्वर सीमा प्रांत की सूचना चाणक्य को देता है। द्वंद्व युद्ध में फिलिप्स मारा गया और समस्त उत्तरापथ में उसके मारे जो से नवीन उत्साह फल गया है। सिकंदर के मरने की सूचना भी मिलती है। उसी समय अलका आकर नंद के प्रकोष्ठ में हुई घटनाओं की सूचना चाणक्य को देती है। अलका अवसर पाकर नगर भर में नंद के अत्याचारों के विरोध में जनता में उत्तेजना भरती है। सभी बंदीजन गुफा के गुप्त द्वार से निकलकर चाणक्य से मिलकर प्रतिरोध की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। उसी समय घटनास्थल पर चंद्रगुप्त भी आ जाता है। उसी समय नंद के राक्षसी अत्याचारों से उत्तेजित नागरिक प्रवेश करते हैं। सक्टार की रक्षा का भार चंद्रगुप्त लेता है। दृश्य के अंत में वरुचि और चाणक्य की परिस्थिति जन्य बातें होती हैं। नवम दृश्य। नंद की रंगशाला में बंदी वेश में राक्षस और सुवासिनी प्रवेश करते हैं। पत्र के संबंध में राक्षस नंद को विश्वास दिलाता है कि यह पत्र उसका लिखा नहीं है, पर मुद्रा दिखाकर नंद उसका मुख बंद कर देता है। उसी समय सारे नागरिक उत्तेजित होते हैं। नंद के ऊपर अनेक अपराधों के प्रबल आरोप लगाए जाते हैं। चाणक्य आकर अपनी खुली हुई शिखा खोल दिखाता है। अंत में नंद अपनी प्यारी बेटी कल्याणी को सामने देखकर क्षमा मांगता है, पर इतने में ही सक्टार उसका वध कर देता है। उसी समय सर्वसम्मति से चंद्रगुप्त सिंहासन पर मूर्धाभिषिक्त किया जाता है। चतुर्थ अंक। प्रथम दृश्य। प्रारंभ में मगध के राजकीय उपवन में विचार विमग्न कल्याणी प्रवेश करती है। उसी समय मद्यप की सी चेष्टा करता हुआ पर्वतेश्वर भी प्रवेश करता है। उन दोनों का विषमता जन्य वार्तालाप होता है। पर्वतेश्वर की नीच प्रवृत्तियों के प्रतिक्रिया स्वरूप कल्याणी उसका वध कर देती है। तभी चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। कल्याणी अपने पिता के विरोधी से प्रणय नहीं कर सकती, इसलिए वह मृत्यु का वरण करती है। उसी समय चाणक्य अपने निष्ठुर पर दृढ़ चरित्र का परिचय देता है। द्वितीय दृश्य। पथ में राक्षस और सुवासिनी का वार्तालाप होता है। पिता की प्राप्ति होने पर सुवासिनी पुनः उनकी संरक्षणता में जाने के लिए उत्सुक दिखाई देती है। इस पर राक्षस को चाणक्य के प्रति उसकी शंका होती है। नेपथ्य से आने वाला गान की प्रतिक्रिया स्वरूप वह चाणक्य का विरोध करने के लिए कटिबद्ध होता है। तृतीय दृश्य। यह मगध की आयोजित परिषद का दृश्य है। राक्षस चाणक्य द्वारा विजयोत्सव न मानने की आज्ञा का विरोध कलापूर्ण ढंग से परिषद के सदस्यों में उकसाता है और तटस्थ बने रहने की प्रवृत्ति अपनाता है। मौर्य सेनापति और उसकी पत्नी प्रत्यक्ष ही उत्सव न मनाने का कारण चाणक्य से पूछते हैं।
वह उसका उत्तरदायित्व समझते हुए प्रतिकार कर देता है। अपने को परतंत्र समझने की प्रवृत्ति ही मौर्य एवं उसकी पत्नी को राज्य छोड़ देने के लिए बाध्य कर देती है। चाणक्य और सुवासिनी का वार्तालाप होता है, जो चाणक्य में हृदय पक्ष का द्योतन करता है। चर के आगमन से सेल्यूकस के पुनः आक्रमण की सूचना मिलती है। मालविका से ज्ञात हुआ कि दक्षिणापथ में चंद्रगुप्त को अपूर्व सफलता मिली है। साथ ही यह भी पता चलता है कि सुदूर दक्षिण में जाने के लिए उसे चाणक्य की आज्ञा नहीं थी। चतुर्थ दृश्य। राज प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त और कोमल कुमारी मालविका का वार्तालाप होता है। उन दोनों की बातों से उनके हार्दिक पक्षों का अभिव्यक्तिकरण होता है। मालविका के इस कथन से कि आज शयन में घातक आएंगे, उसके जीवन के प्रति पाठक चिंतित और व्यथित होने लगते हैं। पंचम दृश्य। राजमंदिर के प्रांत भाग में विचार मग्न चंद्रगुप्त दिखाई देता है। उसी उद्विग्नता का निवारण करने के लिए वह तत्काल चाणक्य को बुलवाता है। चाणक्य से चंद्रगुप्त अपने माता पिता के निर्वासित होने का कारण पूछता है। जब चंद्रगुप्त यह कहता है, यह अच्छुन्न अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं, तभी चाणक्य का ब्राह्मणत्व जाग उठता है और वह अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसी समय सिंघरन मालविका की हत्या की सूचना चंद्रगुप्त को देता है और चाणक्य के चल जाने की सूचना पाकर वह भी वहाँ से चल देता है। षष्ठ दृश्य। इस दृश्य में पुनः घटना केंद्र पश्चिमी सीमा तक बनता है। प्रारंभ में सिंधु तट पर पर्णकुटी में चाणक्य और कात्यायन में स्थिति विषयक वार्तालाप होता है। यह सूचना भी मिलती है कि राक्षस अब सेल्यूकस की कन्या को पढ़ाने का कार्य करता है। चाणक्य कात्यायन को मगध जाने की सलाह देता है, जिससे शीघ्र ही चंद्रगुप्त घटनास्थल पर आ जाए। चाणक्य अब भी विशाल साम्राज्य का स्वप्न देखने के लिए प्रयत्नशील है। कात्यायन यह भी सूचना देता है कि यवन बाला कार्नेलिया पूर्ण रूप से आर्य संस्कृति में निष्णात है। चाणक्य और आंबिक के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि आंबिक अपने किए हुए दोष की कालिमा पश्चाताप के जल से प्रक्षालित करते हुए प्रतिशोध लेने की सामर्थ्य समेटे हुए है। उसी समय देशद्रोह की मसी से कलंकित आंबिक की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अग्नि अलका नागरिकों की भीड़ में प्रसिद्ध राष्ट्रीय गान हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती गाती हुई आती है। अलका और आंबिक की बातचीत से प्रकट होता है कि अब आंबिक सुपथ पर आ गया है। अंत में वही खड़ग खोलकर कर्तव्य से च्युत न होने की सौगंध खाता है। सुवासिनी के वहां आने पर चाणक्य को पता चलता है कि चंद्रगुप्त उनकी खोज के लिए उत्सुक है। चाणक्य सुवासिनी को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाने की आज्ञा देते हैं और राक्षस से प्रेम निर्वाह एवं विवाह करने के लिए बल देता है। सजल नेत्रों से अपने हृदय के एक कोने को आज अंतिम बार चाणक्य अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कर्तव्य की बलि चढ़ा देता है। सप्तम दृश्य। प्रारंभ में कपीशा के अलेक्जेंड्रिया के राज मंदिर में कार्नेलिया और राक्षस की बातचीत होती है। कार्नेलिया राक्षस को देशद्रोही बताती है, पर वह अपना व्यक्तिगत प्रतिशोध अपने विपक्षी से लेने के लिए कहता है। उसी समय राक्षस के चले जाने पर कार्नेलिया सेल्यूकस से देशद्रोही एवं राक्षस तुल्य राक्षस से पढ़ने से स्पष्ट इनकार कर देती है। वह भी अपनी प्यारी बेटी की प्रसन्नता को ऐसा करने के लिए अनुमति दे देता है। अष्टम दृश्य। पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक का प्रवेश होता है। वह स्वयं ही सम्राट से सैनिक बनना स्वीकार करता है, क्योंकि सिंघरन ने बलाधिकृत का पद संभालने से मना कर दिया है। अतः वह पद भी चंद्रगुप्त लेकर और सक्टार के नाम एक पत्र लिखकर एक सैनिक को मगध भेज देता है। नवम दृश्य। ग्रीक शिविर में कार्नेलिया की सहायता से उसकी सखी एलिस का वार्तालाप। तत्पश्चात बंदी रूप में आई हुई सुवासिनी कार्नेलिया की सहायता से उसकी सखी बन जाती है। विवाहित स्त्रियों के संबंध में उसकी राय तथा यौवन और प्रेम के क्षेत्र में उसकी अनुमति
जन्य भावना काव्य के साथ दार्शनिकता लेकर प्रकट हुई है। सुवासनी स्मृति को प्रेम का प्राण और कार्नेलिया निष्ठुर मानती है। अपने पिता के मुख से चंद्रगुप्त की सेना पर आक्रमण की बात सुनकर कार्नेलिया उसका विरोध करती है, पर सेल्यूकस उसे यह कहकर कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, विजेता सेल्यूकस हूँ, संतुष्ट कर देता है। अंत में सुवासनी के गाने के साथ दृश्य समाप्त होता है। दशम दृश्य। प्रारंभ में युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंगरन का वार्तालाप होता है। सिंगरन से यह सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त ने प्रचंड आक्रमण किया है, जिससे यवन सेना थर्रा उठी है, पर वीर हृदय सिंगरन अब युद्ध में सम्मिलित होने से अपने को रोकने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए चाणक्य से आज्ञा मांगता है। इस समय चाणक्य भविष्य की सभी घटनाओं की सूचना देकर सिंगरन को विदा देता है। पुनः युद्धरत सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। अपना प्रतिशोध लेते हुए सेल्यूकस के आघातों से आम्बिक की मृत्यु होती है। इस अवसर पर सिंगरन चंद्रगुप्त की सहायता करता है। एकादश दृश्य। शिविर के एक भाग में राक्षस और सुवासनी का वार्तालाप होता है। भयभीत सुवासनी को लेकर राक्षस वहां से निकलता है। चंद्रगुप्त ने ग्रीक शिविर के भीतरी भाग पर भी आक्रमण किया है। कार्नेलिया को पता चलता है कि विजेता सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त के हाथों पराजित हो गया है। चंद्रगुप्त सेल्यूकस को सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर बंधन मुक्ति की घोषणा करते हुए प्रस्थान करता है। कार्नेलिया उसकी ओर देखती रहती है। द्वादश दृश्य। साइवर्टियर्स और मेगास्थनीज के वार्तालाप से पता चलता है कि समस्त ग्रीक शिविर बंदी है। मालव और तक्षशिला की सेना घेरा डाले हुए है। उधर सेल्यूकस के सीरिया पर मेंटिगोनस ने आक्रमण किया है। इस परिस्थिति में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के साथ संधि के लिए बाध्य किया जाता है। भारत के लिए कन्या का दान सेल्यूकस के लिए असंभव है। फिर भी चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का पूर्व परिचय संभावना प्रदान करता है। साथ ही सेल्यूकस यह बताता है कि कार्नेलिया ने इस युद्ध में अनेक बाधाएं उपस्थित की है, और पर अंत में जब सेल्यूकस उसी के मुख से यह सुन लेता है कि मैं स्वयं पराजित हूँ, तब उसे कार्नेलिया के प्रेम का परिचय हो जाता है। तभी वह अपनी प्यारी बेटी से कह देता है कि तू भारत की सामग्री होगी। त्रयोदश दृश्य। दांडायन के तपोवन में ध्यानास्थ चाणक्य के निकट राक्षस और सुवासनी का वार्तालाप होता है। सुवासनी सत्य परामर्श एवं तपोवन के पवित्र वातावरण के प्रभाव से राक्षस चाणक्य से अपने अपराधों की क्षमा मांगने को तैयार हो जाता है। चाणक्य का स्वगत कथन प्रकृति के स्पर्श से आनंद सागर में डूबा हुआ सा प्रतीत होता है। उसी समय सेनापति मौर्य अपने प्रतिशोध और चंद्रगुप्त के निष्कंटक राज्य के लिए चाणक्य की हत्या करना ही चाहता था कि सुवासनी ने इस प्रकार का घृणित कार्य करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। सम्राट चंद्रगुप्त अपने गुरु के सम्मान में अपने पिता को अपराध का दंड देना चाहता है, पर विशाल हृदय चाणक्य उसको क्षमा करा देता है और इसी समय वह मंत्री पद राक्षस को प्रदान करता है। चाणक्य को छोड़कर सबका राजप्रसाद की ओर प्रस्थान। चतुर्दश दृश्य। इस अंतिम दृश्य में नाटक के फल को भोगने वाले चंद्रगुप्त को निष्कंटक सिंहासनारूढ़ दिखाया गया है और संधि की शर्तों में सेल्यूकस सहर्ष अपनी पुत्री कार्नेलिया को भारत सामग्री बनाने के लिए सम्मति प्रदान करता है। जैसे ही बुद्धि सागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को सेल्यूकस देखने की इच्छा प्रकट करता है, वैसे ही चाणक्य प्रवेश करता है और मंगल कामना करता हुआ ग्रीक गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को भारत की कल्याणी बनाने के लिए प्रार्थना करता है। सेल्यूकस सहर्ष स्वीकार करता है। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का पानी ग्रहण होने के तत्पश्चात मुदित हुए चाणक्य का प्रस्थान होता है।